गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने क्लबिंग ऑफ इनकम में चार सेक्शंस हमने पढ़े। सेक्शन 60, 61, 62 और 63 हमने पढ़ा। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से देखनी है। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 क्या कहता है? रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। चलो मेरे साथ साथ आ जाओ रजिस्टर्स पे अपने और लिखना शुरू करो बेटा। लिखो सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। ये सेक्शन बात करता है किस चीज की? रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस की। ये सेक्शन आपका बात करेगा किस चीज की? रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस की। ध्यान से मेरी बात ना बस समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्वेश्चन आ जाता है इसका एग्जाम में, देखना। चलो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से पूरा केस समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। सुनो, पता है, इमेजिन करो एक ना कंसर्न है, एक कंसर्न है। अब वो कंसर्न कोई भी हो सकती है। वो कंसर्न बेटा प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो सकती है, वो कंसर्न एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, वो कंसर्न बेटा एक कंपनी हो सकती है। कंसर्न कोई भी हो सकती है। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब पता है क्या? एक पर्सन है मिस्टर ए। एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए का ना इस कंसर्न में बेटा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। क्या होता है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट? अभी आगे बात करेंगे हम। मिस्टर ए का इस कंसर्न में क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। मिस्टर ए का इस कंसर्न में क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सुनो मैंने अभी क्या बात करी है, मैं पॉइंट्स लिख देता हूं। ये पहला एक कंसर्न है, ठीक है। ये सेकंड, उसमें मिस्टर ए का क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अब सुनो थर्ड बात, इस कंसर्न में उसकी वाइफ मिसेस ए इंप्लॉयड है। इसी कंसर्न में उसकी वाइफ मिसेस ए बेटा नौकरी करती है, इंप्लॉयड है, जॉब करती है, और उसे उस कंसर्न से बेटा मिल रही है सैलरी, फीस, कमीशन एटसेट्रा। उसे उस कंसर्न से मिल रही है सैलरी, फीस, कमीशन एटसेट्रा। ये बेटा हो गया थर्ड पॉइंट। कॉपी करो पहले इतना। ये थर्ड हो गया, इंप्लॉयड है, और ये फोर्थ हो गया, उसे उस कंसर्न से मिल रही है सैलरी, फीस, कमीशन एटसेट्रा। चलो कॉपी करो, फिर आगे समझते हैं। देखो, ठीक है बेटा, तो हमने अभी तक क्या करा? एक कंसर्न है, कोई भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप हो सकती है। उस कंसर्न में एक इंडिविजुअल है जो जिसका उस कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, उसी कंसर्न में उस इंडिविजुअल की स्पाउस भी इंप्लॉयड है, और कंसर्न से उस स्पाउस को मिल रही है बेटा सैलरी, फीस, कमीशन एटसेट्रा। तो सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 आपको क्या कहता है? यह क्लॉज कहता है
कि अगर ये चारों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं, अगर ये चारों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं, अगर ये चारों शर्तें बेटा सेटिस्फाई होती हैं, बनाओ, ऐसे बनाओ, लिखना, इफ ऑल फोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी चार कंडीशन? कंसर्न है, उसमें इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, उस इंडिविजुअल की स्पाउस उस कंसर्न में नौकरी करती है और कंसर्न से उसको मिल रही है सैलरी, फीस, कमीशन एटसेट्रा। अगर ये चारों कंडीशन, अगर ये चारों कंडीशन बेटा क्या होती हैं? सेटिस्फाई, तो गवर्नमेंट ने कहा क्लबिंग प्रोविजंस विल अप्लाई। गवर्नमेंट कह रही है हम क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई कर देंगे, हम क्लबिंग प्रोविजंस क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। क्लबिंग प्रोविजंस विल अप्लाई मतलब remuneration of spouse received from that concern will be taxable in the hands of individual and not in the hands of spouse। तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये सेक्शन कहता है अगर कोई कंसर्न है और उस कंसर्न में इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, उसी कंसर्न में उस इंडिविजुअल की स्पाउस इंप्लॉयड है और कंसर्न से उसको मिल रही है सैलरी, फीस, कमीशन, रेमुनरेशन एटसेट्रा, तो हम क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई कर देंगे एंड रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस, that is Mrs. A, will be clubbed, या will be taxable लिखना, will be taxable, will be taxable in hands of individual, will be taxable in hands of individual। ठीक है, चलो इसे बिल्कुल अंडरलाइन करना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस will be taxable in the hands of individual, will be taxable in the hands of individual। पहले ये कॉपी करो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये केस क्यों लाया गया, लोग क्या कर रहे थे। पहले ये कॉपी करो पूरा, कॉपी करो। चार शर्तें हैं बेटा, याद रखनी है। कंसर्न है, उस कंसर्न में इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, उसी कंसर्न में उसकी स्पाउस इंप्लॉयड है और उसे कंसर्न से मिल रही है सैलरी, फीस, कमीशन एटसेट्रा। अगर चारों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो क्लबिंग प्रोविजन बच्चे अप्लाई करेंगे और मिसेज ए की जो इनकम है, मिसेज ए की जो रेमुनरेशन है, वो उसके हस्बैंड यानी मिस्टर ए के हैंड्स में क्या करी जाएगी? टैक्सेबल। कॉपी करो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये ना लाया क्यों गया, ये समझते हैं। करो कॉपी। चले बेटा, देखो चलो बच्चे, अब ये केस लाया क्यों गया? एग्जाम्पल सुनो, इमेजिन करो, इमेजिन करो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का केस है, मेरा नहीं, किसी और का। अपना मैं आपको बाद में दूंगा केस।
एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का केस है, अज्यूम करो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बेटा एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है. दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट इज अ proprietorship concern managed by मिस्टर ए. ठीक है, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है विच इज मैनेज्ड बाय बचे मिस्टर ए. तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, इट इज रन एंड मैनेज्ड बाय मिस्टर ए. ठीक है, अब सुनो, अब हुआ क्या, देखो अब हुआ क्या. इस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ना अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920. ये देखो, ये एक पीएल बनाया, सिंपल सा, ध्यान से सुनना. अच्छा, बाय साइड पे उसने बुक किया फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 10 लाख. ठीक है, इसके अगेंस्ट उसने खर्चे बुक करे, खर्चे थे सिर्फ 2 लाख रुपए के. तो इनकम है 10 लाख की और खर्चे हैं 2 लाख के. तो मिस्टर ए ने बेटा प्रॉफिट कमाया, 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, और सुनो, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का केस है तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का असेसमेंट बेटा एज एन इंडिविजुअल होता है. प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का असेसमेंट एज एन इंडिविजुअल होगा, तो इस पे स्लैब रेट लगेगा, है ना भाई. 2.5 लाख रुपए तक इतना होगा, है ना, 2.5 से 5 लाख तक 5% होगा, 5 से 10 लाख तक 20%. तो इस इनकम पे बच्चे क्या लगता है, स्लैब रेट लगता है. इस इनकम पे क्या लगता है, स्लैब रेट. ठीक है, तो बेटा उसे ना 8 लाख रुपए पे क्या देना पड़ रहा था बेटा, टैक्स देना पड़ रहा था. मैं अगर एक छोटा छोटा हिसाब लगाऊं ना, सुनो, एक छोटा छोटा हिसाब लगाऊं तो उसका कितना टैक्स बन रहा है. 2.5 लाख तक तो बेटा जीरो है ना, एग्जेम्प्ट है. 2.5 से 5 लाख 5%, तो 2.5 लाख पे 5%, 12,500 का तो ये टैक्स हो गया. और 5 से 8 लाख 3 लाख पे 20%, 60,000 ये हो गया. तो 60,000 प्लस 12,500, 72,500 प्लस 4% का सेस. तो उसका बेटा जो टैक्स बन रहा है ना, वो 75,400 का टैक्स उसका बन रहा है स्लैब के हिसाब से. उसका जो स्लैब के हिसाब से बच्चे टैक्स बन रहा है, वो उसका टैक्स बन रहा है 75,400 का. इतना टैक्स उसे देना पड़ रहा है अपनी जेब से, 75,400. ठीक है, वो ना अब ये टैक्स देना नहीं चाहता. ये बहुत ज्यादा होता है, 75,000 रुपए टैक्स का. 75,000 रुपए घूमने पे खराब कर दो आप, वो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को क्यों दें 75,400. तो अब कैसे ये टैक्स बेटा बचाया जाए. तो अब मिस्टर ए ने एक तरकीब क्या सोची, मिस्टर ए ने एक तरकीब क्या सोची, उसकी वाइफ थी मिसेज ए, जो बेटा एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ है, 8th फेल है. इसका रेलेवेंस है बेटा, 8th फेल है, हाउसवाइफ है, 8वीं फेल है. ठीक है, अब उसने क्या करा, क्यों ना मैं एक काम करूं, मिसेज ए को मैं शो करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं शो करता हूं कि मिसेज ए मेरे यहां पर, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, मैं ये शो करता हूं कि मिसेज ए हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग कराती है. बात समझ आई, कराती नहीं है, 8वीं फेल है, सीए की कोचिंग कैसे पढ़ाएगी. मैं सीए कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं. तो मेरी बात सुनो, मिस्टर ए ने सोचा कि मैं शो कर देता हूं कि मिसेज ए मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ाती है. तो
वो चाहता है कि मैं मिसेस ए को शो कर दूं कि वो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग कराती है, ठीक है। और हमारी कंसर्न उसे रेमुनरेशन देती है, हमारी कंसर्न उसे रेमुनरेशन देती है 3.5 लाख रुपए की, उसे रेमुनरेशन देती है साल की। हमारी कंसर्न उसे रेमुनरेशन देती है 3.5 लाख रुपए की। अब आप सोचोगे कि सर इससे क्या फायदा हुआ ये शो करके, तो बनाओ एक और पीएल बनाओ बेटा, अभी आपको क्लियर होगा। बनाओ मेरे साथ साथ एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बनाओ 1920 का। देखो बाय साइड पे क्या दिखाया, बाय फीस 10 लाख। अच्छा टू साइड पे क्या दिखाए, खर्चे। अच्छा पहले से कितने के खर्चे थे, 2 लाख के तो पहले से ही थे, वो तो है ही है। इसके अलावा अब बेटा आप सैलरी भी तो दे रहे हो ना, किसको, सैलरी टू मिसेज ए। कितने रुपए की सैलरी दे रहा हूं मैं, 3.5 लाख रुपए की बेटा मैं सैलरी दे रहा हूं। बात समझ आ रही है। अब बताओ प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा इसका। अब बताओ मिस्टर ए के प्रॉफिट्स कितने के हो गए, 4.5 लाख रुपए के प्रॉफिट्स हो गए मिस्टर ए के। मिस्टर ए के प्रॉफिट्स कितने हो गए, 4.5 लाख रुपए के प्रॉफिट्स हो गए। अच्छा बेटा अगर इन 4.5 लाख के प्रॉफिट्स पे मैं टैक्स निकालूं तो जरा निकाल के बताओ मेरे को, टैक्स निकाल के बताओ। मेरी बात सुनो, 2.5 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट है, 2.5 से 4.5 लाख पे, 2 लाख पे 5%, 10,000 रुपए का टैक्स बनता है बेटा। लेकिन रिबेट भी तो मिल जाएगी मुझे अंडर सेक्शन 87A। कितने रुपए की रिबेट, अमाउंट ऑफ टैक्स 10,000 और 12,500 विच एवर इज लेस, तो 10,000 रुपए की बचे रिबेट मिल गई। तो बताओ मिस्टर ए के हैंड में कितना टैक्स आया, नील। 1 रुपए का टैक्स नहीं देना पड़ रहा है मिस्टर ए को, टैक्स पेबल बाय ए। तो मिस्टर ए को 1 रुपए का बेटा टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। और अगर मैं पूछूं वैसे ही ओरली बता दो, ओरली बता दो, चलो कॉपी कर लो पहले इतना। अब बताओ अगर मैं पूछूं मिसेज ए के हैंड्स में कोई टैक्स आया क्या, मिसेज ए के हैंड्स में, तो बताओ मिसेज ए को कितनी रेमुनरेशन मिल रही है, 3.5 लाख रुपए की। तो ऐसी बताओ ओरली, 2.5 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट हो गई ना, बची 1 लाख। 1 लाख पे 5%, 5,000 रुपए का टैक्स बन रहा है। लेकिन उतने ही रुपए की मिसेज ए को क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी 87A की। तो मिसेज ए का टैक्स भी जीरो। मतलब बात समझो, एक छोटी सी टैक्स प्लानिंग से मिस्टर ए 1 रुपए का भी टैक्स नहीं दे रहा है और मिसेज ए भी 1 रुपए का भी टैक्स नहीं दे रही है। आपने पूरे के पूरे टैक्स का इवेजन कर लिया बेटा, टैक्स इवेजन कर लिया। आपने गवर्नमेंट की आंख में धूल झोंक दी, सिर्फ क्या टैक्स प्लानिंग करके, ये कह के कि मिसेज ए हमारी कंसर्न में, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग कराती है। बात बताओ समझ आई बेटा, सुनो। इसे बेटा गवर्नमेंट ने कहा दिस इज डाइवर्जन ऑफ इनकम, कि आप ना अननेसेसरीली अपनी इनकम को अपनी वाइफ के हैंड्स में डाइवर्ट कर रहे हो। क्यों, इन ऑर्डर टू इवेड टैक्स। भाई आपकी वाइफ 8वीं फेल है, आप उसे कैसे शो कर सकते हो कि वो आपकी कंसर्न में टीचिंग कराती है, वो भी चार्टेड अकाउंटेंसी के सीए के स्टूडेंट्स को। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा ये चीज। तो बेसिकली आपने डाइवर्जन ऑफ इनकम किया है, आपने अपनी इनकम डाइवर्ट कर दी अपनी वाइफ के पास, और उससे आपने टैक्स को क्या किया बेटा, इवेट किया है। तो इसलिए हम क्लबिंग प्रोविजंस को क्या कर देंगे, अप्लाई,
और हाउस वाइफ की जो रेमुनरेशन है ना, मिसेज ए की जो रेमुनरेशन है, वो मिसेज ए के हैंड्स में, वो मिस्टर ए के हैंड्स में बच्चे क्या होगी, टैक्सेबल। तो लोग ना बेटा ये चीज कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, अपनी वाइफ को अपनी कंसर्न में शो कर देते थे कि वो एम्प्लॉयड है, उसको रेमुनरेशन दे देते थे। इससे क्या होता था, खर्चे बढ़ जाते थे, प्रॉफिट कम हो जाता था, प्रॉफिट कम होता था तो टैक्स लायबिलिटी बेटा आपकी कम हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली ये सेक्शन इसलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि लोग टैक्स को इवेड ना करें, डायवर्जन ऑफ इनकम ना हो। पॉइंट बताओ बेटा, समझ आया? पक्का? यहां पर लिखोगे, देयरफॉर रेमुनरेशन ऑफ मिसेस ए will be clubbed in hands of Mr. A. Will be clubbed in hands of Mr. A. बात बताओ बेटा, समझ आ रही है? कॉपी करो, चलो फिर हम आगे चलते हैं। लो बेटा कॉपी करो सब, फिर मैं भी आगे बताता हूं, अपना केस बताता हूं। अब आपको मैं अपना केस बताता हूं, कॉपी कर लो इसे। चलो बेटा कॉपी करो पहले। मेरे ख्याल से सबका हो गया, चलें अब आगे। चलो बेटा, अब मेरी ना एक बात जरा समझो, मैं थोड़ा सा जरा आपसे लॉजिकली बात करूं। अब मेरी बात ना बेटा बहुत ध्यान से सुननी है। अच्छा, तो मुझे ना अब इस पूरे सेक्शन 64(1) क्लॉज 2 से जो बात अब मुझे क्लियर हुई है वो क्या है, अगर मेरा कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मेरा अगर कंसर्न में बेटा क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो उस कंसर्न में मेरी वाइफ नौकरी नहीं कर सकती। मेरी कंसर्न मेरी स्पाउस को सैलरी पे नहीं कर सकती। अगर करा तो उसकी वो सैलरी मेरे हैंड्स में बचे क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ये मुझे बात समझ आई है फिलहाल, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा बेटा वियर्ड लगता है। मेरे को थोड़ा सा बेटा वियर्ड लगता है। वियर्ड क्यों लगता है मुझे, ये कैसा रूल है कि हस्बैंड की कंसर्न में वाइफ जॉब नहीं कर सकती। मुझे आप अपने आप सोच के बताओ ये किस तरह का बेहुदा ये रूल है। मतलब देखो, अगर मेरा कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो मेरी वाइफ उस कंसर्न में नौकरी नहीं कर सकती। अब मुझे एक बात बताओ, करण गुप्ता क्लासेस इज अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में मेरा 100% का इंटरेस्ट है बच्चे, मैं ही तो ओनर हूं, तो मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इस कंसर्न में। तो क्या मेरी कंसर्न में बच्चे तनुजा मैम जॉब नहीं कर सकती? आप मुझे बताओ ये किस तरह का बेहुदा रूल है। लेकिन बेटा उन्होंने ना, सुनो ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, उन्होंने ये जो मैंने पूरा रूल आपको समझाया ना, उन्होंने इस रूल का एक बेटा एक्सेप्शन रखा। क्या एक्सेप्शन, मेरी बात सुनना। सुनो, लिखो जरा यहां, चलो मैं तो 2 मिनट आपको ना नोट्स पहले पढ़ा दूं। सुनो, नोट्स पे आओ, ये देखो, देखो जरा देखो, आओ जरा यहां पर आओ, नोट्स एक बार। An individual is chargeable to tax in respect of any salary, commission, fees, or any other remuneration received by the spouse from a concern in which individual has a substantial interest. अब सुनना, इस रूल का एक्सेप्शन क्या है?
but that portion of salary etc. of spouse which is due to application of technical or professional knowledge और एक्सपीरियंस। बेटा इसके साथ ना शैल नॉट बी क्लब, मैं आपको भी लिखवाता हूं, सुनो मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर देखो बेटा, हेडिंग लिखो एक्सेप्शन, हेडिंग लिखना एक्सेप्शन। बेटा एक्सेप्शन उन्होंने, पता है इसकी एक्सेप्शन क्या रखी है? सुनो, इसकी एक्सेप्शन उन्होंने कहा है अगर आपकी स्पाउस को आपकी कंसर्न से कोई रेमुनरेशन वगैरह मिल रही है और वो रेमुनरेशन स्पाउस को अपने टैलेंट, अपने स्किल, अपने क्वालिफिकेशन, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिल रही है ना, तो बेटा क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। क्या कहा उन्होंने? सुनो, उन्होंने कहा अगर आपकी स्पाउस को, अगर आपकी स्पाउस को रेमुनरेशन मिल रही है, किस वजह से? आपकी उसकी क्वालिफिकेशन की वजह से, उसके नॉलेज की वजह से, उसके एक्सपीरियंस की वजह से, उसके टैलेंट की वजह से, या उसके स्किल की वजह से। तो अगर आपकी स्पाउस को रेमुनरेशन अपने क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, टैलेंट, स्किल की वजह से मिल रही है ना, तो बेटा उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। इस केस में क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई। इस केस में बेटा क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। और क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ स्पाउस की रेमुनरेशन इंडिविजुअल के हैंड्स में नहीं, स्पाउस की रेमुनरेशन स्पाउस के हैंड्स में ही बेटा क्या होगी? टैक्सेबल। तो यहां पर लिखना रेमुनरेशन will be taxable in hands of spouse। तो रेमुनरेशन बेटा स्पाउस के हैंड्स में ही क्या होगी? टैक्सेबल होगी। तो रेमुनरेशन मेरे हैंड्स में नहीं बल्कि स्पाउस के हैंड्स में बचे क्या होगी? टैक्सेबल। कॉपी करो ये, फिर आपको मैं एक एग्जांपल अपना बता के बताता हूं आपको। कॉपी कर लो इसे। देखो अब मेरे को ना एक बार बताओ, अब मुझे एक बार बताओ, सुनो सुनो बात समझो, पहले मेरी बात समझ लो जरा। देखो 2 मिनट, मैंने क्या कहा ये देखो, करण गुप्ता क्लासेस है बेटा, जो बेटा करण गुप्ता क्लासेस है ना, ये एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है।
करण गुप्ता क्लासेस इज अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। ठीक है, अब सुनो, मेरी बात सुनना। करण गुप्ता क्लासेस में ना बेटा, मैं करण, मैं होल्ड करता हूं बेटा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। वैसे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाता है अगर मैं 20% या उससे ज्यादा के प्रॉफिट्स के लिए एंटाइटल्ड हूं। कितना? 20%। प्रोप्राइटरशिप में तो बेटा सोचने की जरूरत ही नहीं। प्रोप्राइटरशिप में तो 100% प्रॉफिट्स का मैं हकदार हूं। तो प्रोप्राइटरशिप में तो मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा ही होगा। तो मेरा इस कंसर्न में बेटा क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। बात समझ आई? मेरा इस कंसर्न में क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अब सुनो, इस कंसर्न में मेरी वाइफ, स्पाउस तनुजा मैम इंप्लॉयड है। मेरी कंसर्न में तनुजा मैम बेटा क्या है? इंप्लॉयड। मेरी कंसर्न में तनुजा मैम इंप्लॉयड है और हमारी कंसर्न तनुजा मैम को बेटा सैलरी भी देती है। हमारी कंसर्न तनुजा मैम को सैलरी भी देती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो सैलरी है, ये जो सैलरी तनुजा मैम को मिल रही है, ये मेरे हैंड्स में टैक्सेबल होगी या तनुजा मैम के हैंड्स में टैक्सेबल होगी? तो याद रखना बेटा, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ, ये तनुजा मैम के हैंड्स में बेटा टैक्सेबल होती है, ये मेरे हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होती है। क्यों? क्या रीजन है इसका? क्योंकि बेटा तनुजा मैम को ये जो सैलरी मिल रही है ना, ये मिल रही है बिकॉज ऑफ हर क्वालिफिकेशन। उन्हें ये सैलरी मिल रही है अपने क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है? तो उन्हें जो ये सैलरी मिल रही है, ये उन्हें किस बेसिस पे मिल रही है? ऑन द बेसिस ऑफ हर क्वालिफिकेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज शी इज अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट। बिकॉज शी इज अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट। तो तनुजा मैम को जो ये सैलरी मिल रही है, ये मिल रही है बिकॉज ऑफ हर क्वालिफिकेशन। शी इज अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट। तो एक बात याद रखना, तो रूल मुझे अब जो पूरा क्लियर हुआ ना, वो क्या है? कोई कंसर्न है, उसमें इंडिविजुअल का बेटा क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। ठीक है? उसी कंसर्न में उसकी स्पाउस इंप्लॉयड है और कंसर्न से स्पाउस को कोई सैलरी, फीस, कमीशन, रेमुनरेशन मिल रही है। तो याद रखना, वो सैलरी, फीस, कमीशन, रेमुनरेशन इंडिविजुअल के हैंड्स में क्या होगी? क्लब। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है। क्या? अगर स्पाउस को वो सैलरी मिल रही है अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, नॉलेज, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, टैलेंट, स्किल के बेसिस पे, तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे और वो सैलरी स्पाउस के हैंड्स में ही क्या होगी? टैक्सेबल होगी। बेटा बात पहले बताओ, पूरी समझ आई? चलो बच्चे कॉपी करो ये एग्जांपल। ये एग्जांपल पूरा कॉपी कर लो। ठीक है, अभी ना फिलहाल सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मैंने अभी मोटा मोटा बताया है 20%। तो अगर मैं 20%, अगर मैं किसी कंपनी के 20% या उससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड करता हूं तो माना जाता है मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। या अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें या पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो अगर मैं उस कंसर्न में 20% प्रॉफिट शेयर करता हूं तो माना जाएगा मेरा उस कंसर्न में क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, अभी याद रखना, अभी ये सेक्शन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिलहाल इतना कॉपी कर लो आप लोग।
ठीक है बेटा, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक